हाय गाइस, दिस इज एडवोकेट मुस्कान गुप्ता एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल यस अकेडमी फॉर लॉ। आज हम लोग करने वाले हैं वन शॉर्ट रिवीजन ऑफ लॉ ऑफ क्राइम्स। अच्छा, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, पहले ये बता देते हैं। फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर लॉ एंट्रेंस, जो किसी भी लॉ एंट्रेंस की तैयारी कर रहा है और 2025 में लॉ एंट्रेंस दे रहा है, तो अप्रैल एंड से आपके काफी सारे एंट्रेंसेस स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे अप्रैल एंड में आपका एमएचसीटी है, मई स्टार्टिंग में अगेन आपका एमएचसीटी 3 इयर्स है, देन आपका क्यूली का भी सेकंड राउंड आ जाएगा, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का सेकंड राउंड आ जाएगा, एनएमआईएमएस का आपका एंट्रेंस आने वाला है, भारतीय विद्यापीठ आने वाला है, सीयूईटी यूजी आने वाला है। सीयूईटी यूजी से हालांकि लीगल इन्होंने हटा दिया है, बट अगर आप किसी भी लॉ एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं एंड 2025 में लॉ एंट्रेंस दे रहे हैं, तो याद रखना लीगल वाले पार्ट में चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, लीगल वाले पार्ट में जो एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आते हैं वो चार चीजों पे आते हैं, और इस पे सवाल और इस पे कैसे लीगल एप्टीट्यूड को प्रिपेयर करना है, इसकी स्ट्रैटेजी 1 मंथ स्ट्रैटेजी ऑलरेडी हम लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल पर डाली है, आप वहां पर जाके देख सकते हैं। ठीक है, बट लीगल एप्टीट्यूड में चार चीजें हैं जिनसे सवाल आपके आते हैं। ठीक है, पहला कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा टॉर्च, तीसरा क्राइम, चौथा कॉन्स्टिट्यूशन। राइट, इन चार से आपके जो प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो आने की संभावना होती है, और कॉन्स्टिट्यूशन से आपकी लीगल जीके की संभावना होती है। तो क्योंकि लॉ ऑफ क्राइम थोड़ा सा कुछ बच्चों को टेक्निकल लगता है, तो आज हम लोग वन शॉट रिवाइज करने वाले हैं लॉ ऑफ क्राइम्स के बेसिक्स। ठीक है, वील ट्राई कि फटाफट आपका जो क्राइम्स में इंपॉर्टेंट पोर्शंस है जिनके ऊपर क्वेश्चन पेपर में आता है वो आपका यहां पर रिवाइज हो जाए, ताकि जो YouTube पे ऑलरेडी हमारे फ्री एमसीक्यू सेशन चल रहे हैं आप वहां पर ज्वाइन कर पाए और हमारे साथ बैठकर उस सेशन को सॉल्व कर पाए। ठीक है, ये सेशन कितने बजे से होते हैं? एवरी डे इसी YouTube चैनल पर 4:30 पे वी गो लाइव से लेके 7:30 तक। ठीक है, किसी दिन आपका क्राइम, किसी दिन टॉर्च, किसी दिन लॉजिकल रीजनिंग, किसी दिन क्वांट्स, अगर आप मैथ्स प्रिपेयर कर रहे हैं, करंट अफेयर्स, जीके, है ना, इन पे रोज एमसीक्यू सेशंस होते हैं। एग्जाम तक ये चलने वाला है ताकि यू आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर योर एग्जाम। तो इन एमसीक्यू सेशन में जाने के पहले आपका लॉ ऑफ क्राइम्स का एक वन शॉट रिवीजन हो जाएगा, ताकि जो बेसिक्स है जिन पे सवाल पेपर में आता है एटलीस्ट वो अपना क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए, जो रेगुलर बैच के बच्चे हैं भाई इस वीडियो को प्लीज एंड तक सुनना ताकि आपका लॉ ऑफ क्राइम रिवाइज हो जाए, और जितने अभी तक तैयारी शुरू नहीं करी है आप इस वीडियो को और ध्यान से सुनना, एंड तक सुनना, ताकि इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है एटलीस्ट वो आपके रिवाइज हो जाए। राइट, एंड यू आर क्लियर विद द कंसेप्ट, ताकि आप क्वेश्चन बेहतर तरीके से सॉल्व कर पाए। आई होप दिस हेल्प्स एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए, हम लोग बात कर रहे हैं लॉ ऑफ क्राइम्स के बारे में, बट जब भी आप लॉ ऑफ क्राइम की बात करोगे हर बार कहानी यहीं से शुरू होती है कि लॉ दो तरीके के हैं। ठीक है, लॉ दो तरीके का होता है, सब्सटैंटिव लॉ भी होता है और प्रोसीजरल लॉ भी होता है। सो लॉ दो तरीके के होते हैं, सब्सटैंटिव लॉ भी होता है एंड आपका प्रोसीजरल लॉ भी होता है। ठीक है, सब्सटैंटिव लॉ एंड प्रोसीजरल लॉ में डिफरेंस क्या है? सब्सटैंटिव लॉ वो लॉज हैं जहां पर डेफिनेशंस दी हैं एंड पनिशमेंट दी है। राइट, तो भारत में ऐसे बहुत सारे लॉज हैं जहां पर आपको डेफिनेशन दी हुई है और आपको पनिशमेंट दी हुई है। ठीक है, तो जहां पर आपको डेफिनेशन और पनिशमेंट दी हुई है उनको हम सब्सटैंटिव लॉ बोलते हैं, और जहां पर प्रोसीजर दिया हुआ है उनको हम लोग प्रोसीजरल लॉ बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आईपीसी जो अब बीएनएस है वहां पर मर्डर डिफाइंड है, मर्डर की पनिशमेंट दी हुई है, पर पुलिस के पास कैसे जाना है या पुलिस को अप्रोच कैसे करना है, एफआईआर कैसे फाइल करना है, अपील कैसे होगी, किसकी क्या पावर है, ये प्रोसीजर हमको कहां दिया हुआ है? बीएनएसएस, दैट इज सीआरपीसी जो अपना पुराना था, जो अब बीएनएसएस में कन्वर्ट हो गया है। राइट, सो दिस इज सब्सटैंटिव लॉ एंड प्रोसीजरल लॉ। नाउ जब हम लॉ ऑफ क्राइम की बात करेंगे, जब हम चर्चा करेंगे क्राइम के बारे में, तो हमेशा याद रखना, और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार जीके का क्वेश्चन भी इस पे आ जाता है ना। अच्छा, लगे हाथ ये भी याद रखना, व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एंट्रेंस, जो आप पढ़ रहे हो उसी में से कई बार जीके बेस्ड क्वेश्चन भी आता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर लॉ ऑफ क्राइम है, अब आप ये देखना कि इस सेशन में कैसे अपन लोग कुछ मैक्सिम्स भी रिवाइज कर लेंगे, कंसेप्ट भी कर लेंगे, कुछ जीके क्वेश्चन भी साथ में देख लेंगे। ठीक है, कौन सी जीके? लीगल जीके की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। राइट, अच्छा, तो क्राइम के दो बड़े इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं। सबसे पहला इज एक्टस रियस एंड दूसरा इज मेंस रिया। ठीक है, प्लीज से इट विद मी। सबसे पहला आपका होता है एक्टस रियस एंड दूसरा होता है मेंस रिया। ठीक है, एक्टस रियस का मतलब होता है गिल्टी एक्ट, तो आपने जब कुछ भी ऐसा करा है विच इज नॉट अलाउड इन द लॉ, फॉर एग्जाम्पल मर्डर,
सेक्सुअल हैरेसमेंट, अटेम्प्ट टू मर्डर। तो अगर आपने ऐसा कोई भी एक्ट करा है, गिल्टी एक्ट मतलब समथिंग दैट इज पनिशेबल अंडर लॉ, ये करना अलाउड नहीं है, लीगली वैलिड नहीं माना जाता है। और दूसरा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इज योर मेंस रिया, यानी कि गिल्टी माइंड। आपकी वो हरकत के पीछे इंटेंशन खराब थी। नाउ याद रखना, जब भी क्राइम पे चर्चा होगी तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपकी इंटेंशन, ठीक है? सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपकी इंटेंशन। आपने जो भी करा उसके पीछे आपकी इंटेंशन क्या थी, उससे ही हम लोग समझते हैं कि एक्ट क्राइम के अंदर आएगा या नहीं आएगा। अगर मेंस रिया है यानी कि गिल्टी माइंड है तो इन दैट केस वो क्राइम माना जाता है, नहीं तो वो क्राइम की कैटेगरी में नहीं आएगा, ठीक है? तो आईपीसी और अब बीएनएस जिसको अपन ने बोलने लगे, उनकी अंदर कोई भी क्राइम ठहराने के लिए सबसे पहली कंडीशन जो आपकी फुलफिल होनी चाहिए दैट इज मेंस रिया, गिल्टी माइंड, ठीक है? अब ये भी एक चीज इंपॉर्टेंट है, गिल्टी माइंड प्रूव करने के लिए 3 चीजें हैं, ठीक है? या तो आप क्रिमिनल की इंटेंशन प्रूव कर दो कि भाई साहब माय लॉर्ड इन्होंने जो काम करा इसके पीछे इनकी इंटेंशन खराब थी, ठीक है? इनकी कोई अच्छी इंटेंशन नहीं थी, ये चोट पहुंचाना चाहते थे, तो या तो आप इंटेंशन प्रूव कर दो। कई बार इंटेंशन प्रूव करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, तो दूसरा इज आप नॉलेज प्रूव कर दो कि ठीक है इनकी इंटेंशन खराब नहीं थी, पर जब आप किसी के सर पे बंदूक रख रहे हो आपको ये नॉलेज है कि दिस इज डेंजरस, अगर ये ट्रिगर हुआ तो इन दैट केस तो बंदा मर जाएगा। यू हैव दैट नॉलेज। इंटेंशन नहीं है तो आपके पास नॉलेज है, तो लॉ कहता है अगर नॉलेज भी प्रूव हुई तो भी मेंस रिया माना जाएगा। एंड तीसरा इज मोटिव, यानी कि मकसद। आपका कुछ मोटिव है, आपका कुछ आइडिया है, आपका कुछ बिलीव है, आपका कुछ इमोशन है जिसकी वजह से आप ये एक्ट कर सकते हो, तो भी गिल्टी माइंड प्रूव हो जाता है। सो वंस अगेन लॉ ऑफ क्राइम के 2 इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं, एक्टस रियस, मेंस रिया। गिल्टी एक्ट, गिल्टी माइंड। गिल्टी माइंड प्रूव करने के 3 तरीके हैं हमारे पास, इंटेंशन, मोटिव और नॉलेज। इंटेंशन प्रूव हुआ तो भी क्राइम है, नॉलेज प्रूव हुआ तो भी क्राइम है, मोटिव प्रूव हुआ तो भी वो क्राइम माना जाएगा, ठीक है? डन हो गया। अब इसी से रिलेटेड एक मैक्सिम है, साथ में देखते हैं, ठीक है? इसी से रिलेटेड एक बहुत प्यारी सी मैक्सिम है, एक्टस नॉन फेसिड रियम निसी मेंसिट रिया। यही हम बोल रहे थे, कभी कभार ये मैक्सिम्स भी पेपर में आ जाती है ना? एक्टस नॉन फेसिड रियम निसी मेंसिट रिया। एक्टस से हमको समझ में आ गया कि यहाँ पे एक्टस रिया की बात कर रहे हैं, ठीक है? और निसी मेंसिट रिया से हमको समझ में आ गया कि यहाँ पर मेंस रिया की बात कर रहा है, मतलब गिल्टी एक्ट और गिल्टी माइंड की बात कर रहा है। ये समझ में आना बहुत जरूरी है। अब देखो आप लॉ स्कूल में जाने वाले हो तो आगे जाके ना एक्टस रिया, मेंस रिया, प्लेंटिव, डिफेंडेंट, प्रोसिक्यूशन, यही शब्द यूज होने वाले हैं, तो वी हैव टू बी ओके विद दैट, विद दोस वर्ड्स, राइट? तो यहाँ पे क्या है, इसका मतलब क्या है, द इंटेंट एंड एक्ट मस्ट बोथ कॉन्कर टू कॉन्स्टिट्यूट द क्राइम, मतलब दोनों चीजें जरूरी है, एज वी सेड गिल्टी एक्ट एंड गिल्टी माइंड। तो क्राइम होने के लिए, क्राइम के अंदर आने के लिए 2 चीजें प्रूव होना जरूरी है, क्या क्या? एक्टस रिया प्लस मेंस रिया, ठीक है? एक्टस रिया का मतलब हमारा हो गया गिल्टी एक्ट और मेंस रिया का मतलब हमारा हो गया गिल्टी माइंड, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट कंडीशंस हो गए। और अपन ने क्या पढ़ लिया, गिल्टी माइंड प्रूव करने के लिए 3 चीजें प्रूव करना है, या तो नॉलेज प्रूव कर दीजिए, या आप इंटेंशन प्रूव कर दीजिए, या आप मोटिव प्रूव कर दीजिए। नॉलेज, इंटेंशन, मोटिव में से, तीनों में से आपने जो भी प्रूव कर दिया वो चल जाएगा, उसके हिसाब से क्रैप लोग गिल्टी माइंड एस्टैब्लिश कर सकते हैं, ठीक है? चल नेक्स्ट अपन लोग अब आते हैं, कुछ एक्सेप्शंस यहां पर दिए हुए हैं, कुछ चीजें हैं जो क्राइम नहीं मानी जाती है, ठीक है? इसमें सबसे बेसिक होता है आपका मिस्टेक ऑफ फैक्ट। इससे रिलेटेड ना एक छोटी सी चर्चा ही समझ ही लेना, क्योंकि अभी अपन लोग फटाफट रिवाइज कर रहे हैं, बहुत डिटेल में नहीं घुस रहे, बट ये एक प्रोविजन इससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है जो अपने को पता ही होना चाहिए, ठीक है? मिस्टेक ऑफ फैक्ट कैन बी एन एक्सक्यूज, मिस्टेक ऑफ लॉ कैन नॉट बी एन एक्सक्यूज, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट मैक्सिम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट एक कहावत है लॉ के अंदर कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट कैन बी एक्सक्यूज, मिस्टेक ऑफ लॉ कैन नॉट बी एक्सक्यूज। इसका मतलब क्या है कि कभी आपको फैक्ट नहीं मालूम, मान लो आपको नहीं मालूम है कि कुर्सी टूटी है ना, और कुछ हो गया आपसे, तो दैट इज फाइन, क्योंकि आपको फैक्ट था, वो आपको नहीं मालूम था। पर मान लीजिए आप सिग्नल तोड़ते हैं, ठीक है, और आप कहते हैं, आपको पुलिस वाला पकड़ते हैं और आप कहते हैं कि ओ शिट, सिग्नल पर रुकना होता है क्या, मुझे नहीं पता था कि भारत में ऐसा लॉ है
कि रेड लाइट पे रुकना होता है, या मुझे नहीं पता था कि भारत में ऐसा लॉ है कि ज़ीब्रा क्रॉसिंग के पहले खड़ा होता होता है। तो क्योंकि आपको नहीं पता था, क्या इसका मतलब यह है कि आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगी? नहीं, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। आपको पता है या नहीं पता है, अगर एक धरती का, एक कंट्री का एक लॉ है तो वो पता होना जरूरी है। सो मिस्टेक ऑफ लॉ, कभी भी आप ये बोलते हो कि ओ शिट, मुझे तो पता ही नहीं था कि इट्स अ पनिशेबल ऑफेंस, तो भाई आई एम वेरी सॉरी, मुझे पता नहीं था, अगली बार मैं ध्यान रखूंगा। इट डज नॉट वर्क लाइक दैट। मिस्टेक ऑफ फैक्ट कैन बी एक्सक्यूज, बट मिस्टेक ऑफ लॉ पे कोई एक्सक्यूज नहीं मिलता है ना। अगर आपको लॉ नहीं भी पता है फिर भी आपको काम करोगे तो यू आर पनिशेबल, चालान कटेगा। यह आपका सिग्नल तोड़ने के हिसाब से अपन ने एग्जाम्पल लिया, तो ये मैक्सिम याद रखना, ठीक है। वैसे ही एक और मैक्सिम आता है, दैट इज एक्ट ऑफ चाइल्ड, ठीक है। अब एक्ट ऑफ चाइल्ड के साथ ना एक मैक्सिम भी साथ साथ याद कर लेना, डोली इन कैपेक्स, ठीक है। डोली इन कैपेक्स, इसका मतलब क्या होता है? चाइल्ड इज इनकेपेबल टू कमिट द क्राइम, ठीक है। डोली इन कैपेक्स का मतलब क्या होता है, देख लेते हैं फटाफट से यहां पे। डोली इन कैपेक्स, इसका मतलब क्या होता है? चाइल्ड कैन नॉट हैव अ गिल्टी माइंड, ठीक है। एक बच्चे का गिल्टी माइंड नहीं हो सकता है। और यहां पे चाइल्ड कौन माना जाता है? यहां चाइल्ड कौन माना जाता है? 12 ईयर्स तक, ठीक है। 12 ईयर्स तक हम लोग क्या मानते हैं? यहाँ पे चाइल्ड मानते हैं। तो डोली इनकैपेक्स का मतलब होता है कि 12 साल तक का बच्चा एक गिल्टी माइंड स्टैब्लिश कर ही नहीं सकता है। सो एनी एक्ट ऑफ चाइल्ड इज नॉट पनिशेबल एज एन ऑफेंस, है ना। मतलब अगर 12 साल तक का बच्चा कोई क्राइम कर दे तो वो क्राइम नहीं माना जाएगा। वाई? क्योंकि हम ये मानते हैं कि 12 साल के तक के बच्चे के अंदर उतनी मेच्योरिटी ही नहीं है कि वो क्राइम वाला गिल्टी एक्ट या गिल्टी माइंड स्टैब्लिश कर पाए, है ना। इंटेंशन, नॉलेज, मोटिव स्टैब्लिश नहीं होगी चाइल्ड के केस में, इसलिए वो क्राइम नहीं माना जाता है। पर यहां पर भी प्यारा सा बाइफर्केशन है, ठीक है। बाइफर्केशन क्या है ये यहां पे ध्यान से देखना। अ चाइल्ड मस्ट बी अबव 7 एंड बिलो 12 इयर्स ऑफ एज, ठीक है। दो कैटेगराइजेशन है, आप ऐसे समझ लीजिएगा। एक कैटेगराइजेशन है बिलो 7 एंड एक कैटेगराइजेशन है 7 to 12 इयर्स। अब ये कैटेगराइजेशन क्यों है लॉ के अंदर, ये समझना। जो बच्चा 7 साल से छोटा है, मतलब 5-6 साल का है, भाई वो तो बच्चा है, उसको सही में नहीं मालूम क्यों क्या कर रहा है, उसके लिए बंदूक खिलौना है, चाकू खिलौना है, उसको नहीं मालूम कि ये मार देने से इंसान मर जाएगा, तो ही कैन नॉट हैव दैट इंटेंशन, गिल्टी इंटेंशन, कि उसने मारने के लिए बंदूक मारी, है ना। तो लॉ मानता है कि एनीबडी जो 7 साल से छोटा है उसके अंदर गिल्टी माइंड हो ही नहीं सकता है, तो इसका कुछ भी करना क्राइम नहीं होगा। पर जो 7 से 12 साल के बीच में है उस पर डिपेंड करता है। डिपेंड क्या करता है? जब कोई बच्चा 7 से 12 साल के बीच में, तो हम लोग ये चेक करते हैं हाउ मेच्योर्ड दैट पर्सन इज, है ना। वो बंदा कितना मेच्योर है, वो बच्चा कितना मेच्योर है। कुछ बच्चे 7 से 12 साल की एज में भी इतने मेच्योर होते हैं दैट दे कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ देयर एक्ट, है ना। तो अगर कोई बच्चा 7 से 12 साल के बीच में है तो हम ये देखते हैं कि वो बच्चा इमेच्योर है या मेच्योर है। अगर इमेच्योर है मतलब उसमें इतनी अकल नहीं है कि उसको समझ में आए कि व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज, वो बच्चा है, तो वो एक्ट ऑफ चाइल्ड के अंदर आएगा और पनिशेबल नहीं है। पर अगर वो मेच्योर है, ही इज एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज एक्ट, तो वो क्राइम माना जाता है और एक्ट ऑफ चाइल्ड का डिफेंस अपने को नहीं मिलता है ना। तो ये बस अपने को यहां पर याद रखना है, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, अपन आते हैं इंसेनिटी। इंसेनिटी मतलब इंसान का दिमाग खिसका हुआ है, तो इंसान खुद ही नहीं समझ पा रहा वो क्या कर रहा है। जैसे मान लो मैं पागल हूं, ठीक है, मैं पागल हूं, मैं डिक्लेयर्ड पागल हूं। अब मैंने पागलपने में किसी में झापड़ मार दिया, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि झापड़ मारना नहीं है, वो गलत काम है ना। तो अगर कोर्ट ऑफ लॉ में कोई क्राइम हुआ है एंड जिसने क्राइम करा है, अक्यूज के बिहाफ पर अगर ये प्रूव हो जाता है अक्यूज इंसेन है, इंसेन है मतलब अक्यूज पागल है, ठीक है, अक्यूज पागल है, उसको पागल है मतलब उसको कॉन्सिक्वेंस समझता ही नहीं है ना। ही डजंट अंडरस्टैंड कि उसने क्या कर दिया और इससे क्या होगा, ही डजंट अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द एक्ट, राइट। तो अक्यूज अगर इंसेन है और उसको नहीं समझ रहा है कि व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द एक्ट, तो आपको इंसेनिटी का डिफेंस मिल जाएगा एंड आप लॉ ऑफ क्राइम के अंदर पनिशेबल नहीं होंगे। इंग्रेडिएंट्स क्या है इसके? सबसे पहला, ही वॉज ऑफ अनसाउंड माइंड। साउंड माइंड और अनसाउंड माइंड में डिफरेंस क्या होता है? साउंड माइंड मतलब आपको आपके कॉन्सिक्वेंसेस समझ में आ रहे हैं, अनसाउंड माइंड मतलब तुमको नहीं समझ रहा व्हाट यू आर डूइंग, है ना, आपको अकल ही नहीं है इतना, आप नहीं समझ पा रहे हो। सच इनकैपेसिटी मस्ट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ द एक्ट।
जब वो क्राइम हुआ है तब आप इंसेन थे, जब वो क्राइम हुआ है तब यू वर इंसेन, ठीक है। थर्ड, ड्यू टू इनकेपेसिटी ही वॉज इनकेपेबल ऑफ नोइंग ईदर द नेचर ऑफ द एक्ट, क्योंकि वन साउंड है तो वो नहीं समझ रहा व्हाट हैज हैपेंड, कि वो जो वो कर रहा है वो गलत है, या द एक्ट इज कॉन्ट्ररी टू लॉ, कि ये लॉ के अंदर अलाउड नहीं है, इट्स अ गिल्टी एक्ट, एक्ट दिया है, ये उसको नहीं समझ रहा है। वाई? बिकॉज वो साउंड माइंड का है ही नहीं, अनसाउंड माइंड का है, तो इन दैट केस इंसेनिटी का डिफेंस मिल जाता है एंड ये क्राइम नहीं माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट डिफेंस हमारे पास आता है एक्सीडेंट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है एक्सीडेंट। अब एक्सीडेंट में थोड़ा सा लफड़ा रहता है ना। अगर एक्सीडेंट के केसेस में आप ये प्रूव कर दो, अगर एक्सीडेंट हुआ है, देखो प्राइमा फेसी तुम पकड़े जाते हो, पर अगर एक्सीडेंट के केसेस में आप ये प्रूव कर दो कि वी वर वेरी केयरफुल, हम बहुत ध्यान से गाड़ी चला रहे थे, इस पे कई बार पेपर में सवाल भी आता है। सवाल क्या आता है, और ये आता ही है, ठीक है, एमएचसीटी में तो मतलब रिपीटेडली आता है कि एक बंदा गाड़ी चला रहा है, 30 की स्पीड पे चला रहा है, सीट बेल्ट लगाया हुआ है, सारे रूल सारे प्रिकॉशंस फॉलो कर रहा है, बट सडनली एकदम से कुछ सामने आ गया, उसने ब्रेक लगाया और एक्सीडेंट हो गया, तो क्या ये बंदा लायबल होगा क्राइम के लिए, है ना। इसका आंसर हमेशा नो होता है। व्हाई? क्योंकि ना तो उसका मोटिव था किसी को मारना, है ना, ना ही उसको नॉलेज थी। व्हाई? क्योंकि वो तो आराम से चला रहा, तो जो बंदा आराम से गाड़ी चला रहा है उसको पता है कि भाई वी आर प्लेइंग सेफ। कोई रैश ड्राइविंग कर रहा हो तो उसको नॉलेज है कि भाई अगले बंदे को चोट पहुंच सकती है बिकॉज आई एम ड्राइविंग रैश, पर वो तो आराम से चला रहा। और तीसरा, इंटेंशन उसकी हो ही नहीं सकती क्योंकि वो उस बंदे को पहले से जानता नहीं है, राइट। तो ये हमेशा अगर ये तीन चीजें एस्टैब्लिश हो जाए तो आप लॉ ऑफ क्राइम की कैटेगरी में नहीं आओगे, एक्सीडेंट आपको एक्सेप्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसे मान के चलना पेपर में आता ही है। एमसीक्यू सेशन अगर आप अटेंड करते हो वहां पे भी ये क्वेश्चन कभी आया होगा, रेगुलर बैच में अगर आप थे तो वहां पे भी वर्कबुक में भी अपन ने ये क्वेश्चन करा है ना, क्योंकि आता ही है पेपर में। तो याद रखना, अगर कोई बंदा रैश ड्राइविंग कर रहा है और एक्सीडेंट हुआ तो वो बंदा लायबल है। वाई? इंटेंशन नहीं है पर नॉलेज है कि तुम इतनी तेज आड़ी टेढ़ी गाड़ी चलाओगे तो अगला कोई भी बंदा नीचे आके मर सकता है, तो यू आर लायबल। पर जब मैं आराम से धीमे 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 चल रहा हूं, फिर भी सम मिसफॉर्चून हैपेंस, फिर भी कुछ हो गया, तो मैंने ना तो मेरी नॉलेज थी, ना मेरी इंटेंशन है, ना मेरी मोटिव है, तो वो क्राइम के अंदर नहीं आता, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं इंटॉक्सिकेशन। इंटॉक्सिकेशन मतलब नशा, है ना, किसी भी वजह से हो सकता है, दारू की वजह से नशा था, आपकी ड्रिंक किसी ने स्पाइक कर दी उसकी वजह से नशा था। तो इंटॉक्सिकेटेड अगर कोई बंदा है मतलब नशे में है, अगेन सेंसेस में नहीं है, सो इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हिज एक्ट, है ना, उसको नहीं समझ रहा कि वो क्या कर रहा है, ये लॉ के अंदर पनिशेबल है, उसको ये नहीं करना है, उसको नहीं समझ रहा, तो इंटॉक्सिकेशन एक डिफेंस होता है। पर मैम अभी रिसेंटली पुणे पोर्शे केस हुआ था, वहां पे वो इंटॉक्सिकेटेड भी था, एक्सीडेंट भी था, तो डिफेंस क्यों नहीं मिला? इसलिए नहीं मिला क्योंकि इंटॉक्सिकेशन वॉलेंटरी था, है ना। खुद से अगर आपने दारू पी है, आपने अल्कोहल कंज्यूम किया है, आप नशे में हो और आप कुछ कर देते हो, देन यू आर लायबल, है ना, तब इंटॉक्सिकेशन आपको डिफेंस नहीं मिलता है। पर मान लीजिए आप सीधे साधे बंदे आराम से घूम रहे थे, किसी ने आपकी ड्रिंक स्पाइक कर दी एंड हेंस यू वर इंटॉक्सिकेटेड, तो इन दैट केस आपको इंटॉक्सिकेशन डिफेंस मिल जाएगा, पर ये कोर्ट में प्रूव करना पड़ता है, ठीक है, डन। नेक्स्ट हम लोग आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट प्राइवेट डिफेंस। अगेन पेपर में एक सवाल प्राइवेट डिफेंस पे आना ही है, ये मान के चलना, ठीक है। प्राइवेट डिफेंस, सेल्फ डिफेंस जिसको अपन बोलते हैं, सिंपल बात बोलता है कि अगर कोई किसी के अगेंस्ट फोर्स यूज करेगा, है ना, अगर मेरे अगेंस्ट कोई फोर्स यूज होगा तो मैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, दूसरे बंदे को प्रोटेक्ट करने के लिए आई विल ऑल्सो यूज द फोर्स, दैट इज सेल्फ डिफेंस, राइट। पर अच्छा, पहली चीज तो ये समझ लेना, सेल्फ डिफेंस में करा हुआ कोई भी काम क्राइम नहीं होगा, है ना। वो बंदा मुझे मारने आ रहा था इसलिए मैंने उसको धक्का मार दिया, उसको चोट लग गई, हर्ट का केस है, आई एम नॉट लाइबल फॉर दैट। व्हाई? क्योंकि उसने मेरे अगेंस्ट फोर्स यूज करा, इसलिए मैंने उसके अगेंस्ट फोर्स यूज करा, तो ये क्राइम नहीं माना जाएगा। पर सेल्फ डिफेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेइंग है, यहां पे लिखा हो नहीं लिखा हो अपन फिर भी समझ लेना है, फोर्स दैट इज बीइंग यूज्ड, ठीक है। सेल्फ डिफेंस में जो आप यूज कर रहे हो फोर्स, दैट हैज टू बी प्रोपोर्शनेट। तो मैम हम मेजरमेंट टेप लेके बैठे क्या प्रोपोर्शन कैलकुलेट करने के लिए? नहीं। कोई बंदा मान लीजिए आपकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा, जोर से दौड़ता हुआ आ रहा, और आपको लग रहा है कि भाई ये मेरे ऊपर चढ़ जाएगा, गिर जाएगा, मुझे बहुत चोट लग जाएगी, तो आपने निकाली अपनी जेब से बंदूक और उसको बंदूक गोली मार दी सीधा, ठीक है। अब आपको डर था कि वो आपके ऊपर गिरेगा, आपको चोट लगेगी, तो आपने अपने आप को बचाने के लिए निकाल के उसको गोली मार दी। ये एक्शन सूटेबल लग रहा है क्या भाई? अगर कोई बंदा दौड़ता हुआ आ रहा था
आपको लग रहा था कि मुझे मारने के लिए आ रहा है, धक्का मारने के लिए आ रहा है, तो आप पत्थर उठाकर मार देते, आप उसको उल्टा धक्का मार देते, दैट वाज द इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स। पर कोई तुम्हें धक्का मारने आ रहा और तुमने निकाल के गोली मार दी, ये इक्वल फोर्स नहीं है, प्रोपोर्शनेट अमाउंट में फोर्स यूज नहीं हुआ है। तो यहां पे यू कैन नॉट क्लेम सेल्फ डिफेंस। सेल्फ डिफेंस के अंदर ये ध्यान रखना, पेपर में भी जब क्वेश्चन आता है ना तो क्या होता है, अपन प्रिंसिपल में इतना डिटेल में नहीं दिया होता है, प्रिंसिपल में बस दिया होता है कि ये सेल्फ डिफेंस है, आपने अप्लाई करा आंसर आ गया। इतना आसान नहीं है लीगल एप्टीट्यूड का आंसर निकालना, है ना। देयर इज अ रीजन कि लोग साल 2-2 साल पढ़ते हैं, बिकॉज यू हैव टू डेवलप दैट इंटरप्रिटेशन, राइट। बट ठीक है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप वन शॉट रिविजन देख रहे हो तो बस एक चीज याद रखना, प्राइवेट डिफेंस का अगर केस आया तो ये ध्यान देना व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फोर्स, व्हाट मतलब किस लेवल का फोर्स हैज बीन यूज्ड। अगर किसी ने धक्का मारा तो बदले में आप अगर गोली मार रहे हो तो इन दैट केस वो सेल्फ डिफेंस नहीं होगा। कोई आपको मारने आया, वो चला गया, फिर तुम्हें गुस्सा आया, तुमने गोली मारी, ये सेल्फ डिफेंस नहीं है। सेल्फ डिफेंस इज यू आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, उसमें कुछ हो गया तो सेल्फ डिफेंस है ना। कोई मेरी तरफ धक्का मारने आया तो मैंने डर के उसको धक्का मार दिया, उसको लग गई, वो सेल्फ डिफेंस है ना। पर कोई मुझे धक्का मारने आया, फिर वो धक्का मारते मारते यहां तक आया, वापस चला गया, मुझे गुस्सा आया, मैंने निकाल के गोली मार दी, ये सेल्फ डिफेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा। और इससे मान के चलना, नक्की पेपर में क्वेश्चन आना ही है ना। तो बहुत बच्चों को इसको इंटरप्रेट करने में प्रॉब्लम होता है। आई होप इसको ध्यान से बस एक बार देखकर जाना, ठीक है। अब ना अपार्ट फ्रॉम दिस, एक तो यही मेन चीजें हैं जिन पे आपको क्वेश्चन आएंगे। सेल्फ डिफेंस पे मान के चलना आना है, देन आपका एक्सीडेंट पे आना है। कभी कभार चाइल्ड का केस आ जाता है 7 to 12 ईयर्स वाला, राइट। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, ऐसे केस में समझना कि बच्चा कॉन्सिक्वेंस ऑफ द एक्ट समझ पा रहा है नहीं समझ पा रहा है। जैसे एक केस आया था जहां पर बच्चे ने चोरी करी, ठीक है, 8-9 साल का बच्चा था, 10 साल का बच्चा था, उसने किसी घर से जाके कुछ सामान उठाया और अपने बैग में डाल दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बच्चा है नहीं समझ रहा, फटाफट से घर के बाहर गया, जैसे ही घर के बाहर गया उस फटाफट से बेच दिया, ठीक है। तो उसने जो भी सामान उठाया था 50 रुपए बेच दिया। मतलब बच्चे को इतना समझ में आ रहा है कि जो सामान मैंने उठाया है उसको बेचना है ना। तो मतलब ही इज एबल टू अंडरस्टैंड, उसको उतनी अकल है कि उसको पता है कि सामान यहाँ से उठाना है और बाहर जाके अगर बेचा तो उससे मुझे पैसा मिलेगा, तो इन दैट केस वो क्राइम माना जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन आता है। अब जब आप लॉ स्कूल में चले जाओगे ना तो इनकी इंटरप्रिटेशन इतनी इजी नहीं है, आप बहुत डिटेल में यही टॉपिक्स पढ़ोगे, अभी बहुत बेसिक्स पढ़ते हैं अपन, ठीक है। चलिए, तो उन्हीं से रिलेटेड अब और 2-3 टॉपिक्स और है, जैसे थेफ्ट है ना। फिर थेफ्ट में ही आपकी 2-3 चीजें आ जाती है, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, डकैती, ये आएगा, ये अपन देख लेते हैं। हर्ट और ग्रीवियस हर्ट है, इनमें बहुत लफड़ा नहीं होता है। हर्ट और ग्रीवियस हर्ट को आपको बहुत डिटेल में नहीं समझना होता है, बहुत जनरल क्वेश्चन पे आएंगे। पर हाँ, थेफ्ट का क्वेश्चन और किडनैपिंग का क्वेश्चन पेपर में आता है। एंड देन नेक्स्ट इज योर कल्पेबल होमिसाइड। तो बस एक बार ये अपन और देख लेते हैं ताकि आपका ये वाला जो टॉपिक्स है ये और रिवाइज हो जाए, ताकि इन पे जब कोई क्वेश्चन आए सो यू आर एबल टू इंटरप्रेट द क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, ये और याद रखना, जब पेपर में सवाल आएगा तो पेपर में सवाल कैसे आएगा, एक आपको प्रिंसिपल दिया होगा, आपको फैक्ट दिया होगा, आपको बोला जाएगा डिसाइड, और आपके पास 4 ऑप्शन दिए होंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना कि जो प्रिंसिपल यहां पर दिया है इसी के इर्द गिर्द सोचना है, डोंट थिंक आउटसाइड द बॉक्स, है ना। कभी कभार क्या होता है ना, वी हैव एक्स्ट्रा नॉलेज। अब जैसे आजकल का बच्चा एक्टिव है, उसने पोर्शे केस पूरा फॉलो करा है, उसको पता है कि क्या होता है कैसे होता है, पर वो नॉलेज आपको यहाँ पर अप्लाई नहीं करना है ना। लॉ एंट्रेंस में ये चीज बहुत ज्यादा ध्यान रखना कि व्हेनेवर यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चन, डोंट यूज योर ओपिनियन। आपको वहां पर ओपिनियन यूज नहीं करना है अनलेस यू हैव बीन आस्क्ड फॉर। जैसे आप सिम्बाइसिस का एआईआईटी का एग्जाम दे दो, वहां पे वो आपको ओपिनियन मांगते हैं तब तुम दो, है ना, पर वहां पे भी आप बायस ओपिनियन नहीं दे सकते हो। तो सिमिलरली अगर आप यहाँ पर सॉल्व कर रहे हो तो बस ध्यान रखना जो प्रिंसिपल है वही अप्लाई करना है, नथिंग एक्स्ट्रा एट ऑल। मैम आपने पर हमको ये भी पढ़ाया था, हमको वो भी याद आया, आई अंडरस्टैंड दैट, है ना, कि हमको वो भी याद आया, वेरी प्राउड ऑफ यू, बट स्टिल जो प्रिंसिपल दिया हुआ है वही अपने को यहाँ पर अप्लाई करना है ना। पर प्रॉब्लम क्या होगा, प्रिंसिपल की एक लाइन दे देते हैं कभी कभार, प्रोटेक्टिंग योर बॉडी अमाउंट्स टू सेल्फ डिफेंस, है ना। पर अब ये तो लिखा ही नहीं है कि सेल्फ डिफेंस में प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ फोर्स शुड बी यूज, तो हमको पहले से पता होना चाहिए, है ना। तो उसके लिए बेसिक्स पढ़ना जरूरी है। अभी तो ठीक है, अपना एक रिवीजन हो जा रहा है ताकि एमसीक्यू सॉल्व कर लो, बट मेक श्योर आप एटलीस्ट एमसीक्यू सॉल्व करके जाओ, है ना। अभी भी एटलीस्ट अपन अपना जान लगा देते हैं कि अपन अभी भी 2025 में लॉ एंट्रेंस क्लियर करें, है ना। सो फॉर दैट जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतना प्रिपेयर्ड यू विल बी फॉर योर एग्जाम। फॉर दैट मैटर अभी ही इसी हफ्ते में वी हैव डन लॉ ऑफ क्राइम्स लीगल एप्टीट्यूड में, तो आप ये सेशन देखने के बाद जब भी आपके पास समय है उन एमसीक्यूज को सॉल्व करना, साथ में बैठ के एक पेपर पेन लेके बैठना ताकि यू कैन डेवलप दैट इंटरप्रिटेशन स्किल, राइट। ऑलराइट, कमिंग बैक, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं थेफ्ट के बारे में, ठीक है। एंड में अपन बात करेंगे कल्पेबल होमिसाइड,
अनकल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर, बस इतना सही है। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करते हैं थेफ्ट के बारे में। अब यहाँ पे ना कुछ कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं, सो प्लीज मेक श्योर कि आप जो भी हम बता रहे हैं ना, आप एक नोटबुक एक पेन साथ में लेकर बैठे हो, है ना, ताकि आप वो इंग्रेडिएंट्स साथ में पढ़ पाओ एग्जाम के दिन पहले, एटलीस्ट उसको रिवाइज करके जाना। ठीक है, थेफ्ट का मतलब मैम हमको मालूम है क्या होता है, चोरी। थेफ्ट का मतलब क्या होता है, चोरी, राइट। पर इंग्रेडिएंट्स है, इंग्रेडिएंट्स क्या है, देखो, जब पहली बात, सबसे पहला इंग्रेडिएंट क्या है, विदाउट कंसेंट। ठीक है, विदाउट कंसेंट, कंसेंट मतलब हामी नहीं है, तुमने मुझसे पूछा नहीं, तुमने बस ये लिया फोन और अपनी जेब में डाल दिया। ठीक है, तुमने मुझसे पूछा मेरा फोन लेने के पहले नहीं, तो अगर कंसेंट नहीं है तो चोरी हो सकती है, पहला इंग्रेडिएंट है। ठीक है, दूसरा मूवेबल प्रॉपर्टी की बात होती है ना। थेफ्ट हमेशा किसका होगा, मूवेबल प्रॉपर्टी का होगा। सबसे पहला कंसेंट नहीं है, दूसरा देयर इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी जो आपने उठाई है ना। अब जैसे ये फोन है, इट्स अ मूवेबल प्रॉपर्टी, आप यहाँ का वहां कर सकते हो, है ना, आप यहां से उठा के इसको यहाँ कर सकते हो, तो ये एक मूवेबल प्रॉपर्टी है। ये अगर मैंने उठाई बिना किसी की परमिशन के, बिना ओनर के कंसेंट के, प्लस मेरी इंटेंशन खराब है, यानी कि मैंसरिया है, तो वो थेफ्ट माना जाएगा। ठीक है, डेफिनेशन अपन एक बार रीड कर लेते हैं यहाँ पे। In general, theft is committed when a person's property is taken without his consent by someone. अब ये जो प्रॉपर्टी यहाँ पे बात होती है, that's a movable property, है ना। एसेंशियल कंडीशंस अपन देखते हैं। सबसे पहला डिसऑनेस्ट इंटेंशन है, मतलब आपने जो भी करा वो इसे नॉर्मली रैंडमली चलते फिरते नहीं करा, आपकी उसके पीछे इंटेंशन और माइंडसेट बड़ा खराब था। ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी मस्ट बी मूवेबल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, है ना। हम ये नहीं बोल रहे कि आप लॉ कॉलेज में हो तो भैया आप ये वाला सेशन पढ़ लो और आपको सब खत्म हो जाएगा, नहीं, हम पढ़ाई इस पर्सपेक्टिव से रहे कि मेरे बच्चे का लॉ एंट्रेंस का एग्जाम है और उसमें क्या आएगा। ठीक है, तो थेफ्ट में द प्रॉपर्टी हैज टू बी मूवेबल। दूसरा, देयर इज अ फिजिकल मूवमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी, ये उठाया फोन और यहां रख दिया, ये चोरी नहीं है। फिजिकल मूवमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी, उठाया और अपने पास रखा, मतलब प्रॉपर्टी यहां से वहां हटाई गई है। ठीक है, नेक्स्ट, प्रॉपर्टी मस्ट बी टेकन विदाउट द कंसेंट, कंसेंट मतलब आपने आज्ञा यानी कि परमिशन नहीं ली थी। ठीक है, एंड प्रॉपर्टी मस्ट बी टेकन आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ अनदर, पोजेशन मतलब अभी तक ये फोन इनके पास था, अब मैंने उठाया चुपचाप बिना इनकी परमिशन के, मूवेबल प्रॉपर्टी, और अपनी जेब में डाल दिया, मतलब अब ये इनके पास नहीं है, दे डोंट हैव द, दे उनके पास पोजेशन नहीं है, आई हैव द पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। अगर ये सारे इंग्रेडिएंट्स फुलफिल हुए तो ये थेफ्ट कहलाता है ना। सो थेफ्ट में इंपॉर्टेंट क्या है कि आपने एक मूवेबल प्रॉपर्टी बिना ओनर के कंसेंट के प्रॉपर्टी को मूव किया है, फिजिकल मूवमेंट हुआ है विदाउट द कंसेंट ऑफ द ओनर एंड द पोजेशन हैज बीन रिमूव्ड, तो उसको हम लोग थेफ्ट कहते हैं। ठीक है, डन हो गया। नेक्स्ट हमारा आता है एक्सटॉर्शन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन का मतलब क्या होता है, एक्सटॉर्शन में भी आप किसी की प्रॉपर्टी उठा के ले जाए, है ना, पर डरा धमका के, देयर इज अ फियर। ठीक है, एक्सटॉर्शन क्या, डरा धमका के, सुन बे ये प्रॉपर्टी उठा के चुपचाप यहाँ पे रख दे, ये जो भी तेरे गहने जेवर जो भी यहाँ पे रख दे, नहीं तो मैं मार दूंगा, है ना। तो एक्सटॉर्शन इज कि आप चोरी ही कर रहे हो पर डरा के। ठीक है, आप डरा धमका के चोरी कर रहे हो। अ पर्सन टेक्स द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर बाय थ्रेट विदाउट एनी लीगल जस्टिफिकेशन। ये क्यों लिखा हुआ है, अब ये दोनों बातें समझना। बाय थ्रेट मतलब आपने इंसान को डराया है। ठीक है, आपने इंसान को डराया है, और क्योंकि वो इतना डर गया तो उसने आपको अपने जो भी जेवर गहने जो भी थे वो दे दिए, क्योंकि वो डर गया है ना, उसने अपनी कंसेंट से नहीं दिए, आपने डराया इसलिए दे दिए। ठीक है, तो वो एक्सटॉर्शन है। पर क्या लिखा है, विदाउट एनी लीगल जस्टिफिकेशन, एट टाइम्स लीगली भी ये चीज जस्टिफाइड होती है। मतलब मान लीजिए पुलिस वाला है, ठीक है, मान लीजिए पुलिस वाला है, तो भाई पुलिस वाले को तो पावर है, पुलिस वाले को अथॉरिटी दी गई है कि वो जाके किसी को फोर्स करके डरा धमका के चीज उठा सकता है ना। जो सीबीआई वाले रेड मारने आते हैं उनके पास पावर है कि डरा धमका के चीजें ले सकते हैं, तो ये एक्सटॉर्शन नहीं माना जाएगा, है ना। अगर लीगल जस्टिफिकेशन है, जैसे कि पुलिस वाले हैं, वर्दी पहने हुए हैं, सीबीआई वाले, आपको पता है सीबीआई वाला है ना, डरा धमका के प्रॉपर्टी ले रहा है, तो वो एक्सटॉर्शन नहीं माना जाएगा। बाय बिकॉज दिस इज लीगली जस्टिफाइड, लॉ में इसको अलाउ करा गया है। पुलिस वालों के पास, सीबीआई ऑफिसर्स के पास, इनके पास ये पावर है, इनको ये उतनी अथॉरिटी दी गई है कि ये सामान यहां से वहां कर पाए, है ना। तो ये याद रखना, इस पे भी सवाल पेपर में आएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं रॉबरी। रॉबरी क्या होता है, अब रॉबरी इज बेसिकली अ सीवियर फॉर्म ऑफ थेफ्ट एंड सीवियर फॉर्म ऑफ एक्सटॉर्शन। सीवियर फॉर्म ऑफ थेफ्ट मतलब
अभी आप चुपचाप जा रहे थे, सामान उठा रहे थे, अपनी जेब में रखा और चले गए। ये फोन था, मैंने चुपचाप डाला अपनी जेब में और हम मस्त चले गए। ठीक है, ये क्या था? थेफ्ट था, राइट। पर अब ये हमने फोन उठाया, ठीक है, इसको बहुत डराया या इसको बहुत धमकाया, बोला कि भाई मैं तुम्हें अब गोली मार दूंगा, है ना, या मैंने वो बहुत मतलब एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ अग्रेशन दिखाया और फोन उठाया एंड देन आई लेफ्ट। ठीक है, दिस इज रॉबरी। इसको क्या बोलेंगे? रॉबरी। सिमिलरली एक्सटॉर्शन में जब तक आप डरा रहे थे कि मैं गोली मार दूंगा, तब तक ठीक है। अब मान लो तुमने किसी के सर पे बंदूक रख दी है ना, और वो लोडेड है और अगले बंदे को पता है कि मैंने नहीं दिया तो ये सर पे गोली चला देगा। दैट लेवल ऑफ फियर यू हैव क्रिएटेड, क्यों? चोरी करने के लिए। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? रॉबरी। तो रॉबरी याद रखना चोरी और एक्सटॉर्शन का सीवियर फॉर्म है ना, एक लेवल और ऊपर। आप सिर्फ चोरी करने नहीं आए, आप डरा धमका के सामान खींच के लेके गए, तो वो क्या कहलाता है? रॉबरी। एंड लास्ट आपका आता है डकैती। भाई सबसे बढ़िया है, सबसे बढ़िया है, ठीक है। जब भी 5 या 5 से ज्यादा लोग हैं तो उसको हम लोग कहते हैं डकैती, ठीक है। इट इज नेसेसरी दैट ऑल द पर्सन इन्वॉल्व्ड मस्ट हैव कॉमन इंटेंशन टू कमिट द रॉबरी एंड इट शुड बी कमिटेड बाय 5 और मोर पर्संस, ठीक है। तो जब कोई रॉबरी कर रहा है, जब 5 या 5 से ज्यादा लोग रॉबरी कर रहे हैं तो वो डकैती कहलाती है, ठीक है। तो बस डकैती के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट क्या है? 5 पीपल, 5 और मोर। तो कम से कम 5 चाहिए, 5 होगा तो ही डकैती होगी, अदरवाइज थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी हो सकता है, डकैती नहीं होगी, ठीक है। दिस इज क्लियर, ऑलराइट। तो ये अपना चोरी वाला सिलसिला पूरा क्लियर हो गया, थेफ्ट हो गया, एक्सटॉर्शन हो गया, इनका सीवियर फॉर्म, राइट। अपन ने पहले थेफ्ट पढ़ लिया, एक्सटॉर्शन पढ़ लिया, ठीक है। थेफ्ट में अपन ने क्या पढ़ा कि भाई आप किसी की मूवेबल प्रॉपर्टी उसके कंसेंट के बिना वहां से लेकर जा रहे हो। एक्सटॉर्शन में अपन ने क्या पढ़ा कि आपने थ्रेट यूज करा है टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी, इनका सीवियर फॉर्म इज व्हाट? रॉबरी। और जब यही रॉबरी 5 या 5 से ज्यादा लोग करेंगे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? डकैती, ठीक है। हिंदी में लोग उसको डकैती कहते हैं। डन। तो भाई लोग यहां तक अपना थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी और डकैती हो गया समाप्त, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं हर्ट और ग्रीवियस हर्ट पे। अच्छा, हर्ट और ग्रीवियस हर्ट का सिलसिला कैसा है ना, इसमें इंग्रेडिएंट्स दिए हुए हैं और ये सेम इंग्रेडिएंट्स तुम्हारे पास पेपर में भी आएंगे, ठीक है। सेम इंग्रेडिएंट्स पेपर में भी आएंगे, बट डिफरेंस क्या है ये हम बता देते हैं। हर्ट का मतलब क्या है? आपने मान लीजिए किसी में चांटा मारा जोर से, ठीक है, तो आपने कुछ भी ऐसा करा, योर एक्ट विच इज नॉट अलाउड, फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना, वो लीगली जस्टिफाइड नहीं है। जैसे पुलिस वाला झापड़ मारेगा तो तुम्हें चोट भी लग गई तो भी वो हर्ट की कैटेगरी में नहीं आएगा। वाई? क्योंकि वो लीगली जस्टिफाइड है ना। तो हर्ट का मतलब बेसिकली क्या होता है? अगर somebody has caused bodily pain, इंजरी, तो उसको हम लोग हर्ट कहते हैं, ठीक है। पर किसी ने इतना सीवियर बॉडी पेन कॉज किया दैट इट माइट लीड टू योर डेथ, तो उसको हम लोग ग्रीवियस हर्ट कहते हैं, है ना। पर इंग्रेडिएंट्स अपन यहाँ पे समझते हैं, देखते हैं फटाफट से। हर्ट मीन्स टू कॉज बॉडीली इंजरी और पेन टू अनदर पर्सन। इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है? बॉडीली पेन, डिसीज और इन्फॉर्मिटी। मतलब कोई बीमारी भी आपने पर्पसली, जानबूझ के, हर जगह देखो इंटेंशन कॉमन है ना, जानबूझ के करा तो इन दैट केस आपका हर्ट माना जाएगा। इट शुड बी कॉज ड्यू टू वॉलंटरी एक्ट ऑफ द अक्यूज, मतलब उसने पर्पसली करा है, गलती से नहीं हुआ, उसने पर्पसली करा है, ठीक है। पर्पसली करा है मतलब उसकी इंटेंशन खराब है। डन। नेक्स्ट आ जाओ। ये दोनों कंडीशंस भी ध्यान से अपन सुन लेते हैं। इफ द अक्यूज्ड डिड नॉट नो अबाउट एनी स्पेशल कंडीशन ऑफ द डिसीज एंड कॉजेज डेथ बिकॉज ऑफ हर्ट, ही विल बी हेल्ड गिल्टी ऑफ ओनली हर्ट। अब मान लीजिए किसी को कोई बीमारी है, मुझे उस बीमारी के बारे में नहीं मालूम था, मैंने उसको इतनी जोर से मारा कि उसकी वो बीमारी ट्रिगर हो गई और वो मर गई, पर मुझे बीमारी के बारे में नहीं मालूम था, तो मैं हर्ट के लिए लायबल होंगी पर मर्डर के लिए नहीं। पर अगर मुझे बीमारी मालूम है, बीमारी जानते हुए मैंने इतनी जोर झापड़ मारा क्योंकि मुझे पता है कि भाई उसको बीमारी है, मैं झापड़ मारूंगी इंसान मर सकता है, तो वो डायरेक्टली मर्डर बन जाता है ना। वाई? क्योंकि आपको पता था, आपको नॉलेज है, आपको इंटेंशन है, फिर भी आपने उसको उतनी जोर से झापड़ मारा कि आपको जानते हुए कि उसकी बीमारी ट्रिगर होगी, तो ये मर्डर मान लिया जाता है, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट दिया हुआ है, when there is no intention of causing death or bodily injury and there is no knowledge that inflicting such injury would cause death, the accused would be guilty of hurt if the injury is not serious, ठीक है। अगर आपकी इंटेंशन नहीं है बॉडीली इंजरी, डेथ वगैरह कॉज करने की इंटेंशन नहीं है, इंसान मर जाता है, तो आप हर्ट के लिए लायबल होगे, ठीक है, जो सेम अपन लोगों ने पढ़ा। अभी ग्रीवियस हर्ट में कुछ कुछ चीजें दी हुई हैं, तो केसेस दिए हुए ग्रीवियस हर्ट के केसेस क्या क्या होते हैं? परमानेंट प्राइवेटेशन ऑफ द साइट ऑफ ईदर आई, एक आंख से आपको दिखना बंद हो गया,
डिस्ट्रक्शन और परमानेंट इंपेयरिंग ऑफ पावर्स ऑफ एनी मेंबर और ज्वाइंट, मतलब आप मान लो मैंने आपकी हड्डी वड्डी तोड़ दी बहुत भयंकर तरीके से, है ना, तो ये सब चीजें ग्रीवियस हर्ट की कैटेगरी में आती है। लास्ट वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एनी हर्ट which endangers life or which causes the sufferer to be during the space of 20 days in severe body pain or unable to follow his ordinary pursuits। अगर आप किसी को ऐसी चोट पहुंचाते हो, हर्ट, ऐसी चोट पहुंचाते हो कि वो अगले कुछ दिनों तक अपना नॉर्मल कुछ भी काम नहीं कर पाता, सीवियर बॉडी पेन, तो इन दैट केस उसको हम लोग ग्रीवियस हर्ट मान लेते हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या मान लेंगे, उसको हम लोग ग्रीवियस हर्ट मान लेंगे। डन, तो आपका हर्ट हो गया, ग्रीवियस हर्ट हो गया। इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पेपर में नहीं आएंगे, पर यस एट टाइम्स हर्ट और ग्रीवियस हर्ट को मर्डर के साथ कंबाइन करके कभी कभार पूछ लेते हैं। ठीक है, अब इस पे सवाल पेपर में देखो एक बार कैसा आया था, हम आपको बता देते हैं। एक सवाल एक बार पेपर में आया था, ये एक बंदे को मालूम है कि एक जो भी इंसान है, लेट्स से सम XYZ पर्सन इज देयर, उसका हार्ट की बीमारी है, वो हार्ट का पेशेंट है। ठीक है, उसको ये मालूम है, और ये जानते हुए कि वो हार्ट का पेशेंट है, उसने मिला के घूसा दिया उसके चेस्ट में। ठीक है, तो उसने मिला के घूसा दिया चेस्ट में। अब अगर उसको मालूम नहीं होता कि हार्ट का पेशेंट है, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर इसको मालूम है कि बंदा हार्ट का पेशेंट है और इसने चेस्ट में घूसा दिया। ठीक है, जैसे ही इसने चेस्ट में मारा तो इसकी जो बीमारी थी वो ट्रिगर हो गई, एंड बिकॉज ऑफ दैट डिसीज ही सकम्ड टू हिज इंजरीज, मतलब वो मर गया, डेड। नाउ द क्वेश्चन वाज कि ये ग्रीवियस हर्ट है या ये मर्डर माना जाएगा। ठीक है, अब देखो, अगर आपको पता नहीं था, है ना, ये हर्ट ग्रीवियस हर्ट है, ये मर्डर माना जाएगा। अगर आपको इस बीमारी के बारे में पता नहीं था तो आप लायबल हो, पर हर्ट और ग्रीवियस हर्ट के लिए, मर्डर के लिए नहीं। पर यहां पर इस केस में इंपॉर्टेंट बात क्या था कि इसको मालूम है कि हार्ट पेशेंट है ना, फिर भी इसने बराबर पेट में भी मार सकता था, टांग में भी मार सकता था, कुछ भी कर सकता था, बराबर चेस्ट पे ही पंच मारा। ठीक है, जिस वजह से वो हार्ट की बीमारी ट्रिगर हुई एंड द पर्सन डाइड। तो ये हर्ट या ग्रीवियस हर्ट का केस नहीं बनेगा, अपन इसको मर्डर मान लेते हैं। सो आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन वाज इट विल अमाउंट टू मर्डर। मैक्सिमम बच्चों का ये क्वेश्चन गलत हुआ था। ठीक है, तो भाई इन सवालों पे ध्यान रखना, इस तरीके से कुछ ही पेपर में आएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट लेट्स गो ऑन टू किडनैपिंग। किडनैपिंग बहुत ज्यादा अभी तक पेपर में नहीं आया है, बहुत ज्यादा सवाल आपको इससे नहीं मिलेंगे। एज आई सेड, लॉ ऑफ क्राइम में डिफेंस से आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन मिलते हैं। प्राइवेट डिफेंस हो गया, एक्सीडेंट हो गया, लीगल जस्टिफिकेशन हो गया। मान लो पुलिस वाला हैज द पावर, तो फिर वो क्राइम माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, है ना, इन पे सवाल आता है। थेफ्ट पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, रॉबरी डकैती पे अभी तक नहीं आया, राइट। चलो, बट जीके का क्वेश्चन कभी कभार आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, डकैती क्या है, तो 5 या 5 से ज्यादा लोग जब करेंगे तो वो डकैती है ना, तो ये चीजें इस हिसाब से अपने को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं किडनैपिंग। अभी 2 तरह की किडनैपिंग थी है, फटाफट से देख लेते हैं। सबसे पहला है किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया। भाई एक सिंपल बात याद रखना, अगर आपने किसी को बिना उसकी परमिशन के या बेवकूफ बना के उठाया और इंडिया का बॉर्डर पार करा दिया, ठीक है, मतलब वो इंडिया में नहीं, इंडिया का बॉर्डर पार करा दिया। जैसे देयर वाज अ मूवी, खुदा हाफिज करके एक मूवी आई थी, जहां पे वो एक बंदी को पटाता है कि भाई मैं ना बाहर जाके आपको बहुत अच्छा जॉब मिलेगा, आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, एंड बॉर्डर पार करा के ले जाता है, देन ह्यूमन ट्रैफिकिंग हैपेंस, राइट। तो जब आप ये करते हो किसी से बिना परमिशन के, इंड्यूस करके, या आप उसको कन्विंस कर लेते हो, है ना, और आप उसको बॉर्डर पार करा देते हो, तो दैट इज किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया। दैट मीन्स टेकिंग एनीबडी विदाउट हिज कंसेंट, उनकी परमिशन के बिना, आउट ऑफ द बॉर्डर्स ऑफ इंडिया, है ना, तो ये सिंपल है। नेक्स्ट आता है किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप का मतलब क्या है, अगर कोई बच्चा है, ठीक है, अगर कोई बच्चा है, जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल एक फीमेल है, ठीक है, एक लड़की है जो अभी 18 साल की हुई नहीं है ना, तो 18 साल की नहीं हुई है तो मतलब वो अपने गार्जियन के अंदर काम करती है ना, उसके लिए जो भी डिसीजन है वो उसके गार्जियन ही लेंगे। तो अगर मान लीजिए 18 साल की एक 16-17 साल की बच्ची है, ठीक है, आपने उसको पूछा कि चल मेरे साथ चलेगी क्या, एंड शी गोज, ठीक है, वो आपके साथ चली जाती है, फिर भी वो अपनी परमिशन से, अपनी मर्जी से आपके साथ गई, फिर भी उसके माँ बाप आपके अगेंस्ट किडनैपिंग का केस ठोक देंगे। वाई? क्योंकि अभी वो माइनर है ना, अभी जब वो बच्ची 16-17 साल की, आपको उससे परमिशन नहीं लेनी थी। परमिशन किससे लेनी थी? गार्जियन से, राइट। तो कई बार आपने मैरिज डिस्प्यूट में देखा होगा, 21 साल का लड़का 16 साल की लड़की के साथ भाग गया, तो उसके माँ बाप ने उसके ऊपर किडनैपिंग का केस ठोक दिया, बनता भी है। व्हाई? क्योंकि इवन इफ द पर्सन इज गिविंग द कंसेंट डज नॉट मैटर, कंसेंट किसका चाहिए? गार्जियन का। तो अगर आप बिना गार्जियन के कंसेंट के उनके बच्चे को लेके जाते हो तो इन दैट केस वो आपका क्राइम माना जाएगा। ठीक है, देखते हैं एक बार। किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप मींस टेकिंग अ चाइल्ड अवे फ्रॉम हिज लॉफुल गार्जियन विदाउट
गार्जियंस कंसेंट, है ना, गार्जियन से पूछे बिना, गार्जियन कैन बी मम्मी पापा, अपॉइंटेड बाय द कोर्ट, समबडी हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय द कोर्ट एज द गार्जियन, तो इनसे पूछे बिना अगर आप लेके जाते हो तो वो आपका किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप माना जाएगा। ठीक है, चल नेक्स्ट हम लोग आते हैं अबडक्शन पे। अबडक्शन बहुत सिंपल सा है, फटाफट से एक बार इंग्रेडिएंट्स रीड कर लेते हैं। इट मींस कंपेलिंग अ पर्सन, मतलब यू आर फोर्सिंग हिम, और टू इंड्यूस हिम, मतलब आप उसको बहला फुसला रहे हो, है ना, फोर्स कर रहे हो, जबरदस्ती लेके जा रहे हो या बहला फुसला रहे हो। टू गो फ्रॉम वेयर ही इज टू अनदर प्लेस, एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स आर, मतलब आप किसी को जबरदस्ती मान लो वैन में लेके चले गए, या आप किसी को बहला फुसला के ले बेटा आइसक्रीम खाएगा, है ना, ऐसे करके लेके गए, तो इंग्रेडिएंट्स क्या है, अ पर्सन गोज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, आप उसको एक जगह से उठा के कहीं और ले गए हो। एंड दूसरा, ईदर बाय फोर्सिबल कंपल्शन और बाय इंड्यूसमेंट, जबरदस्ती लेकर गए हो, है ना, जबरदस्ती आपने किसी को वैन में डाला और लेकर चले गए, या आप उसको बहला फुसलाकर वहां पर लेकर गए हो, तो ये आपका अबडक्शन माना जाता है। ठीक है, ये तो कुछ कॉमन हो गया। अभी तक अबडक्शन पे ऐसा एमएचसीटी में बहुत सवाल नहीं आता है, सीयूईटी में लीगल के सवाल ही नहीं आते हैं, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। बस एक लास्ट अपन फटाफट से देख लेते हैं, कल्पेबल होमिसाइड और, ठीक है, सिंपल भाषा में अगर अपने को समझना है, क्योंकि अननेसेसरली ना अपन अपने दिमाग में इसको कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, बड़ा सिंपल सा टॉपिक है। होमिसाइड मतलब, होमिसाइड मतलब पहले समझना, होमिसाइड मतलब वन मैन किलिंग अनदर, ठीक है, एक इंसान दूसरे इंसान को मारता है तो उसको हम होमिसाइड कहते हैं। ठीक है, बट जब दैट होमिसाइड इज नॉट जस्टिफाइड बाय द लॉ, नॉट जस्टिफाइड बाय द लॉ, तो वो क्या कहलाता है, कल्पेबल होमिसाइड। जब एक इंसान ने दूसरे इंसान को मारा एंड इट वाज नॉट जस्टिफाइड बाय द लॉ, लॉ ये अलाउ नहीं करता है, तो वो क्या बन जाता है, कल्पेबल होमिसाइड, है ना। ऐसा क्यों लिखा नॉट जस्टिफाइड बाय द लॉ, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि एनकाउंटर में, है ना, एक पुलिस वाला एक किसी इंसान को मारता है, राइट, पर वो आपका कल्पेबल होमिसाइड नहीं माना जाता है। व्हाई, क्योंकि एनकाउंटर की पावर कोर्ट के पास है, द लॉ इज नॉट दैट इजी। आप जब लॉ स्कूल्स में जाओगे तो बहुत डिटेल में आप एक प्यारा सा टॉपिक पढ़ोगे एंट्रेंस की पर्सपेक्टिव से, स्पेसिफिकली व्हेन यू आर टुवर्ड्स द एंड। इतना याद रखना, जब एक बंदा दूसरे बंदे को मारता है, उसके पास लीगल पावर नहीं है, अथॉरिटी नहीं है, इट इज नॉट समथिंग दैट इज जस्टिफाइड बाय लॉ, तो उसको हम लोग कल्पेबल होमिसाइड बोलते हैं, है ना। तो कल्पेबल होमिसाइड क्या होता है देखना है यहाँ पे। होमिसाइड मीन्स किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग बाय अनदर ह्यूमन बीइंग, वी नो दैट। होमिसाइड कैन बी लॉफुल और अनलॉफुल। लॉफुल इज जब किसी के पास अथॉरिटी है वो करने का, पर आपके पास पावर नहीं है, आपके पास कोई रीजन नहीं था, सेल्फ डिफेंस भी नहीं है, अनलॉफुल है, तो कल्पेबल होमिसाइड माना जाएगा। Lawful homicide includes situations where a person who has caused the death of another cannot be blamed for his death. Unlawful homicide means where the killing of another human being is not approved or justified by the law. ये अपन ने कर लिया। Culpable means blameworthy, मतलब आप punishable हो, तो culpable homicide मतलब punishment मिलेगी। Thus, culpable homicide means killing of a human being by another human being in a blameworthy or criminal manner. एक इंसान ने दूसरे इंसान को मारा है जिसके लिए पनिशमेंट मिलेगी। तो इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट यहां पर क्या है, सबसे पहला डेथ, इंसान मरा है, कल्पेबल होमिसाइड, होमिसाइड मतलब इंसान मरा है ना। सो नंबर 1 देयर हैज बीन अ डेथ। नंबर 2 बाय डूइंग एन एक्ट, आपने कुछ करा है जिसकी वजह से इंसान मरा है। हम यहाँ पे खड़े हुए, वहां पे इंसान मर गया, भाई आई एम नॉट लायबल फॉर दैट, राइट, आई हैव डन समथिंग जिसकी वजह से इंसान मरा है एंड उसके पीछे मेरी इंटेंशन थी या मेरी नॉलेज थी, तो कल्पेबल होमिसाइड माना जाएगा। सो इफ आई हैव डन समथिंग इंटेंशनली और आई हैड नॉलेज कि दिस कैन बी सीरियस, इसकी वजह से गड़बड़ हो सकती है, तो वो कल्पेबल होमिसाइड माना जाएगा। पर मर्डर क्या है, मर्डर इज अ टाइप ऑफ कल्पेबल होमिसाइड वेयर culpability of the accused is quite more than a mere culpable homicide. Culpable homicide is कि भाई शायद मेरी इंटेंशन नहीं थी, मुझसे हो गया, है ना, पर ऐसा नहीं होता ना कि भाई आपसे हो गया तो हम छोड़ देंगे, चलो बेचारा गलती से हो गया, नहीं, अगर आपने क्राइम करा है तो पनिशमेंट मिलेगी, है ना। पर मर्डर इज कि जब आपने जानते हुए, बूझते हुए, समझते हुए, पर्पसली वो काम करा है ना, तो कल्पेबल होमिसाइड ही है, पर अ सीवियर फॉर्म ऑफ कल्पेबल होमिसाइड। इसको अपन समझते हैं इंटेंशन से, ठीक है, सॉरी इंग्रेडिएंट से। तो मर्डर क्या होता है, when you have done something with the intention of causing death, तुम्हारी इंटेंशन मारना ही था, ऐसा नहीं है कि भाई हम तो बस गुस्से में फोर्स यूज कर दिया, नहीं, मेरी इंटेंशन मारना ही था, ठीक है, 1। दूसरा, और विद एन इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी एज वुड कॉज डेथ ऑफ अ पर्सन, मुझे मालूम है तुम्हें हार्ट की डिसीज है, इसलिए मैंने इतनी जोर से घूसा मारा आपके चेस्ट में, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये घूसा मारने से इंजरी ट्रिगर होगी और आप मरोगे, मुझे मारना ही था, ये भी मर्डर है।
or with an intention of causing such bodily injury as is sufficient in ordinary course of nature to cause death, है ना। नॉर्मल टेंडेंसी पे भी अगर आप एक आयरन रॉड लेके किसी के सर पे जोर से मिला के मारोगे तो तुम्हें मालूम है कि भाई इंसान मर सकता है, ठीक है। एंड लास्ट, it is also murder if the person committing the act knows that the act is dangerous, that it will cause death और such injury as is likely to cause death। जब आप किसी के सर पे बंदूक रखे हुए हो तो वो मजाक नहीं है। यू हैव द नॉलेज कि अगर एक ट्रिगर चला है ना गलती से भी तो बंदा मरेगा, चोट नहीं लगेगी, मरेगा, है ना। या उतनी ग्रीवियस इंजरी हो सकती है कि बहुत संभावना है कि आगे जाके आदमी मरने ही वाला है, तो वो आपका क्या कहलाएगा, मर्डर, ठीक है। सो विद दिस आपका लॉ ऑफ क्राइम एंट्रेंस की पर्सपेक्टिव से कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो गया। ऑब्जेक्टिव है कि भाई थोड़ा तो समझ में आ जाए कि जो प्रिंसिपल्स आपको पेपर में मिलने वाले हैं उनका इंटरप्रिटेशन क्या है, राइट। सो आई होप लॉ ऑफ क्राइम्स आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी लग रहा है कि और रिवीजन की जरूरत है, फील फ्री वापस एक बार लेक्चर देख लेना, रिवाइज कर लेना एंड एमसीक्यू सॉल्व करना, बिकॉज प्लीज रिमेंबर अभी भी 2025 में भी एंट्रेंस क्लियर कर सकते हो, बट यू हैव टू सॉल्व अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस फॉर दैट, राइट। सो दिस इज एडवोकेट मुस्कान गुप्ता। अपन मिलेंगे वापस और लेक्चर्स में एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल यस अकेडमी फॉर लॉ, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट कंटेंट्स और ऐसे काफी इंपॉर्टेंट वीडियोस जो आपकी तैयारी के लिए जरूरी है हमारे चैनल पर आते रहते हैं। सो बी देयर, सब्सक्राइब इट, बेल आइकन क्लिक कर देना क्योंकि अभी वो जरूरी है। कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आए आप तक पहुंच जाना चाहिए, है ना। एंड आपका कोई भी फ्रेंड है जो लॉ एंट्रेंस की तैयारी कर रहा है, बी अ गुड पर्सन एंड शेयर दिस वीडियो विद दैट पर्सन सो दैट उसको भी क्राइम समझने में हेल्प हो जाए एंड यू आर गुड टू गो विद द एमसीक्यू सॉल्विंग। इसके बाद आप जा सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, लाइव सेक्शंस में आपको बहुत सारे एमसीक्यू सेशन दिख जाएंगे। लीगल एप्टीट्यूड देख के यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग बिकॉज नाउ इट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट। लेक्चर 3 एंड लेक्चर 4 में स्पेसिफिकली क्राइम्स पर ही क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं। यस, ऑल द वेरी बेस्ट, आई सी यू गाइस अगेन, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।